तो आज हम चोल प्रशासन के साथ साथ चोलों की कला और साहित्य पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चोलों के प्रशासन या चोल एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में। तो चोल राजाओं में राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने जिस तरह से विजय प्राप्त की और चोलों का एक विशाल साम्राज्य में उनके द्वारा विस्तार किया गया। इन चोल शासकों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार ही नहीं किया गया, बल्कि इन्होंने अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने का और एक सुव्यवस्थित प्रशासन तंत्र स्थापित करने का भी प्रयास किया, जिसकी जो मुख्य विशेषता थी वो थी सुदृढ़ केंद्रीय नियंत्रण के साथ साथ स्थानीय स्वायत्ता का अद्भुत समन्वय। कहने का तात्पर्य है, जहां इन्होंने एक ओर केंद्रीय नियंत्रण की प्रथा को आरंभ किया, साथ में ही जो स्थानीय स्वायत्ता है उसको भी इनके द्वारा लागू किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय शासन की। साम्राज्य की जो संपूर्ण सत्ता है उसका जो स्रोत था वो राजा था, जिसका जो पद था वो प्रैतुक था, और राजा की सहायता के लिए पदाधिकारियों की एक कार्यकारिणी होती थी, जिसे उदन कुट्टम कहा जाता था। पदाधिकारियों की भी दो श्रेणियां होती थी। वरिष्ठ अधिकारियों को पेरुदरम पद और छोटे अधिकारियों को शिरुतरम का पद दिया जाता था। परम शक्तिशाली होते हुए भी चोल नरेशों ने शासन संबंधी जो निर्णय है वो अपने पदाधिकारियों की सहमति से ये लोग लिया करते थे। अगर इनके प्रशासनिक इकाइयों के संदर्भ में बात करें तो चोल साम्राज्य अनेक मंडलों में या प्रांतों में, प्रत्येक प्रांत कोट्टम में, जनपद में, और प्रत्येक नाडुओं को या जनपदों को ग्राम समूहों, जिन्हें कि कुर्रम कहा जाता था, विभाजित किया गया था। राजराज प्रथम के समय 8 या 9 मंडल थे। साथ में ही प्रशासन को चलाने के लिए राजकीय पदाधिकारी तो होते ही थे, साथ में ही जनता की सभाएं भी होती थी जो कि राजकाज को चलाने में सहायता देती थी। नाडु की सभा को नात्तर, नगर की सभा को नगस्तार और ग्राम सभा को उर कहा जाता था। इसी प्रकार से ब्राह्मणों को दान में दिए गए जो गांव होते थे उनको चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, और इसकी व्यवस्था ब्राह्मणों की सभा के द्वारा किया जाता था। अब हम चोल प्रशासन की बात कर रहे हैं तो चोलों की राजस्व प्रशासन के संदर्भ में बात करते हैं कि चोलों की आय का मुख्य स्रोत या क्या आमदनी के सोर्सेज क्या थे। तो आय का जो मुख्य जो सोर्स था वो भूमि कर था। भूमि कर उपज का 1/3 भाग होता था, और भूमि कर का जो संग्रह करने का काम है वो ग्राम सभाओं के पास था। भू राजस्व का निर्धारण खेत में किस तरह से, क्या वह उपजाऊ है या अनउपजाऊ है, सिंचाई की उसमें व्यवस्था है या नहीं है, या जो वर्षा का जो चक्र है, इन सारी चीजों को देखकर किया जाता था। अगर हम आय के अन्य स्रोतों पर बात करें तो वन संपदा पर, खानों पर, आयात निर्यात कर, स्थानीय शुल्कों के द्वारा भी आय होती थी। चोल राज्य में करों की संख्या अधिक थी, इसलिए कुलोत्तुंग प्रथम ने अनेक करों को समाप्त करके उसने शुडगंधरत अर्थात करों को हटाने वाले की उपाधि धारण की। कर ना देने वाले व्यक्ति की भूमि को राज्य बेच सकता था और राज्य को बेगार लेने का भी अधिकार था। संग्रहित राजस्व का उपयोग जिन कामों के लिए किया जाता था वो काम थे सैन्य संगठन, अंतःपुर, राजमहलों की शान शौकत के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन देने के लिए,
सड़कों का निर्माण करने के लिए या मार्गों का निर्माण करने के लिए और सिंचाई की व्यवस्थाएं करने के लिए ये जो आय के जो स्रोत है या जो संग्रहित राजस्व है उसका उपयोग किया जाता था। अब हम बात करते हैं चोल राजाओं की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और चोल अभिलेखों में धर्मासन अर्थात अंतिम न्याय प्राप्ति के लिए राज दरबार का हमको उल्लेख मिलता है। मुकदमों का प्रारंभिक निर्णय देने का अधिकार ग्राम पंचायतों को प्राप्त था। छोटे छोटे मुकदमों का निर्णय स्थानीय निगमों के द्वारा किया जाता था और चोलों की जो दंड व्यवस्था थी वो उदार थी। हत्या जैसे जघन्य अपराधों की अतिरिक्त अन्य अपराधों में आर्थिक और जो सामाजिक अपमान करने का दंड दिया जाता था। अब बात करते हैं सैनिक संगठन के संदर्भ में कि चोल राजाओं ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक विशाल सेना का संगठन किया। चोल सेना जिसको कि मुनरुक्कई या महासेनई कहा जाता था, और ये जो सेना थी ये इसके 3 भाग थे। एक पैदल सेना थी, एक अश्वारोही थी, एक गजारोही थी और संपूर्ण सेना में 1,50,000 सैनिक थे, जिसमें गजारोहियों की संख्या 60,000 थी। पदाती सैनिक दल में कैककोलस, सेगुंडर सैनिक मुख्य होते थे, अर्थात ऐसे सैनिक जो बहुत शक्तिशाली होते थे या जो भाला चलाने में निपुण होते थे। इस तरह के सैनिकों को विशेष राज्य के द्वारा विशेष सुविधाएं दी गई थी। राजा के अंगरक्षकों को वेलेकार कहा जाता था और चोल अभिलेखों में चोल सेना की 70 रेजिमेंटों का हमको उल्लेख मिलता है। चोलों ने स्थल सेना के साथ साथ एक शक्तिशाली नौसेना का भी गठन किया और राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समय चोलों की जो नौसेना थी वो बहुत शक्तिशाली हो गई थी और इन्होंने अपनी नौसेना के बल पर बंगाल की जो खाड़ी है उसमें अपनी धाक जमा ली थी और उस खाड़ी को, जो बंगाल की जो खाड़ी है, उसको चोलों की झील कहा जाने लगा था। इन्होंने अपनी नौसेना की मदद से ही चेर राज्य को पराजित किया, लंका को पराजित किया, साथ में ही मालदीव और श्री विजय साम्राज्य से भी टक्कर ली थी। तो कहने का तात्पर्य है कि चोलों की जो नौसेना थी वो काफी प्रसिद्ध थी और अपने शक्तिशाली रूप में। अब हम बात करते हैं चोल राजाओं के जन कल्याणकारी कार्य किस प्रकार के हुए या उनके द्वारा क्या क्या कार्य करवाए गए। तो उनके द्वारा तालाबों का या तड़ांगों का, बांधों का, नहरों का निर्माण किया गया। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नवीन राजधानी गंगई कोटचोलपुरम में एक विशाल तालाब खुदवाया जिसे कोलेरून तथा बेलार नदियों के जल से भरा जाता था। इसके अलावा चोलों ने अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए के विकास के लिए, संचार के साधनों के विकास के लिए विशाल विशाल राजमार्गों का भी निर्माण करवाया। अब हम बात करते हैं चोल ग्राम प्रशासन की। तो चोल शासन व्यवस्था की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो स्थानीय स्वशासन था, जिसके अंतर्गत ग्राम प्रशासन को सुसंगठित किया गया था और चोल काल की जो ग्राम सभाएं हैं वो केंद्रीय शासन के हस्तक्षेप से मुक्त थी और पूर्ण रूप से स्वायत्त थी। हमें 2 प्रकार की ग्राम सभाओं का या संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। एक उर्व जो कि जनसाधारण की सभा थी और एक सभा यह ब्राह्मण वर्ग की सभा थी जिसमें जिसको पैरीगुंडी कहा जाता था। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर के 2 अभिलेखों में वारियम के सदस्यों के निर्वाचन का हमको उल्लेख मिलता है।
और निर्वाचन के लिए गांव को 30 कुटुंबों में बांटा गया था। और ये जो निर्वाचन था ये मत पत्रों से होता था और सभी जो चुनने योग्य उम्मीदवारों के नाम अलग अलग ताड़ पत्रों पर लिख दिया जाता था और उन्हें एक बर्तन में डालकर उनमें से एक किसी बच्चे के से कोई पत्तियों को निकलवाया जाता था। कहने का मतलब है कि ताड़ पत्रों को निकलवाया जाता था और जिन उम्मीदवारों का नाम की पत्ती निकलती थी वह 1 वर्ष के लिए निर्वाचित घोषित हो जाता था। समितियों की बैठक मुख्य रूप से मंदिर में होती थी और किसी विषय पर निर्णय, चाहे कोई भी विषय है उस पर जो निर्णय है वो सर्वसम्मति से होता था। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा के कार्य क्या थे। तो पहला उसका जो मुख्य कार्य था वो था भूमि कर का संग्रह करना और दूसरा भूमि से संबंधित जो झगड़े थे उनका निपटारा करना। किसानों को संकट के समय ये जो ग्राम सभा है ये उनको भूमि कर में भी छूट दे सकती थी। साथ में ही भूमि के वर्गीकरण का जो अधिकार था वो एकमात्र सभा को ही था। यद्यपि समय समय पर चोर नरेश साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण कराते थे, लेकिन भूमि के वर्गीकरण में परिवर्तन करने से पहले उन्हें सभा से अनुमति लेनी पड़ती थी। ग्राम की सार्वजनिक भूमि पर भी सभा का ही अधिकार होता था। ग्राम की पुरानी सड़कों की मरम्मत कराना और नए सड़कों का निर्माण कराने का काम भी ग्राम सभाओं के पास था। इसके अलावा खेतों की सिंचाई के लिए तालाबों और नहरों का निर्माण कराना, साथ में ही सभा की एक विशेष समिति जिसे कि धर्मवारियम कहते थे वो मुख्य रूप से पाठशालाओं का, औषधालयों का, मंदिरों इत्यादि के निर्माण और देखरेख का कार्य करती थी। ये जो ग्राम सभा थी इसकी एक अन्य समिति न्याय का कार्य भी करती थी और ये जो समिति थी इसका जो मुख्य काम था कि वो अपराधों का पता लगाना, उसके ऊपर जब अपराधी का पता लग जाता था तो उसके ऊपर मुकदमा चलाना और दोषी होने पर उसे दंड देना। इस समिति में न्यायाधीश के साथ ग्राम के शिक्षित और सम्मानित व्यक्ति भी होते थे। इस प्रकार चोल काल की जो ग्राम सभाएं हैं अपनी सभी आंतरिक विषयों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी और सामान्यतः चोल साम्राज्य के अंतर्गत केंद्र केवल साम्राज्य की सुरक्षा, विदेश नीति, आंतरिक रूप से शांति और व्यवस्था बनाए रखने और लोक कल्याण का कार्य ही करती थी और जो शेष जो कार्य होता था वो या नगरों और प्रांतों की जो स्थानीय सभाएं होती थी उनके द्वारा किया जाता था। तो अभी हमने ग्राम सभा के विषय में बात की, अब हम बात करते हैं नगर प्रशासन के संदर्भ में, क्योंकि चोल अभिलेखों में नगरम का हमको उल्लेख व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध कार्य हेतु किया गया है। नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही सम्मिलित किया जाता था और विभिन्न व्यापारिक वर्ग, प्रतिष्ठानों और उद्योगों पर कर की दरों का निर्धारण और वसूली का जो दायित्व है वो नगरम पर होता था। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यापारी वर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था नगर प्रशासन को संभलवाने में। नगरों में लाई जाने वाली वस्तुओं पर कर निर्धारण और कर वसूली का कार्य भी नगरम करती थी। नगरम की प्रबंध समिति करों के द्वारा संग्रहित धन का उपयोग नगर के विकास में, यातायात में और हाट और बाजार की व्यवस्था करने में और नगर के औद्योगिक और व्यापारिक विकास के लिए भी की जाती थी। अब हम बात करते हैं चोल कालीन कला और साहित्य के विषय में। तो चोल जो कला है उसमें हम चोलों की द्रविड़ स्थापत्य कला और शिल्प कला
के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि ये जो समय था वो इस कला के चरमोत्कर्ष का काल था। और चोलकालीन जो मंदिर स्थापत्य कला है उसको हम दो वर्गों में बांटकर फिर उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पहला जो वर्ग बनाएंगे हम वो 10वीं शताब्दी तक के मंदिर है, जिसमें तिरुकटलाई का सुदेश्वर मंदिर, नरतमाले का विजयालय मंदिर और कदममलाई का मंदिर को हम शामिल कर सकते हैं। दूसरा जो वर्ग है वो 10वीं शताब्दी के बाद के निर्मित मंदिर हैं, और जिसमें हम तंजौर का जो बृहदेश्वर का जो मंदिर है उसको शामिल करेंगे। और ये जो मंदिर है इसका निर्माण 1003 ईस्वी से आरंभ होकर ये 1010 ईस्वी में समाप्त हुआ। ये एक आयताकार विशाल जो प्रांगण है जो कि 160 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है, और इसमें 2 गोपुरम निर्मित किए गए हैं। इस मंदिर में जो गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ और उसके ऊपर के भाग है, द्वितीय भाग में लगभग 60 मीटर ऊंचा विमान है और उसका पिरामिडाकार साढ़े 3 मीटर ऊंचा है। मंदिर के गर्भगृह में विशाल शिवलिंगम है, और जिसे वो जो शिवलिंगम है उनको बृहदेश्वर कहा गया है। संपूर्ण मंदिर को अंदर और बाहर दोनों ओर से मूर्तियों से और शिल्प अलंकरणों से अलंकृत किया गया है, और इसी मंदिर की अनुकृति पर राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम में एक शिव मंदिर का निर्माण किया था, और जिसका निर्माण 1030 में हुआ था। और यह जो मंदिर है यह भी चोल कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। अगर हम इस काल की मंदिर निर्माण कला के संदर्भ में बात करें तो इस समय प्रस्तर और धातु इन दोनों की ही सुंदर मूर्तियों की रचना की गई थी। प्रस्तर मूर्तियों की तुलना में धातु या कांसे की जो प्रतिमाएं हैं उनका निर्माण अधिक किया गया, और चोल युगीन मंदिरों में नटराज का या नृत्य करते हुए शिव की कांस्य प्रतिमा अन्य प्रतिमाओं में सर्वोत्कृष्ट है। नटराज वो अन्य सभी मूर्तियों के साथ पार्वती, स्कंद, कार्तिकेय, गणेश आदि की असंख्य प्रतिमाएं भी इस काल में निर्मित की गई। लेकिन चोल युगीन जो नटराज प्रतिमा है वो चोल कला का सांस्कृतिक, उसको हम निचोड़ या सार कह सकते हैं। अब हम चोल कालीन साहित्य की बात करते हैं कि चोल काल में जो प्रसिद्ध तमिल लेखक जय गोंदार था, जिसने कलिंग तुपर्णी की रचना की। यह कुलोतुंग प्रथम के दरबार में रहता था, और कुलोतुंग तृतीय के काल में कम्बन ने तमिल रामायण या रामावतार की रचना की, जो कि तमिल साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। चोल काल में अन्य जो कवि हुए या साहित्यकार हुए उसमें हम शेकलार ने पेरिय पुराणम, जैन कवि तिरुत्कुदेवर ने जीवक चिंतामणि, अमित सागर ने यापरुगलम की रचना की। साथ में ही चोल काल में हमें संस्कृत लेखक रामानुजन ने श्री भाष्य, वेदार्थ संग्रह, वेदांत सार और वेदांत दिए की रचना की। तो इस तरह से चोल कालीन न केवल प्रशासन और प्रशासन के तहत स्थानीय प्रशासन प्रचलित है, बल्कि चोल कालीन जो कला है और कला के जो नमूने माने जाते हैं वो तंजौर के बृहदेश्वर का जो मंदिर है, साथ में ही राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो मंदिर निर्माण कराया गया था वो भी चोल जो कला है उसके उत्कृष्ट नमूने हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी इस काल में जहां एक और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ, साथ में ही तमिल भाषा के जो साहित्य है और जो व्याकरण है, जो छंद साहित्य है, उस पर भी ग्रंथ लिखे गए। और इस तरह से हम चोल कालीन प्रशासन साथ में ही कला और जो साहित्य है उसके विकास को हम इस काल में हम उत्तम मान सकते हैं।